आप सुन रहे हैं असंभव को संभव कर दिखाने की ललक रखने वाले एलन रीव मस्क की कहानी। एलन मस्क अंतरिक्ष यान बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स के संस्थापक और दुनिया की सबसे अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी टेस्ला मोटर्स के सीईओ हैं। इन कंपनियों में डिजाइनर के रूप में भी काम करने वाले मस्क कई और कंपनियों के संस्थापक और सह संस्थापक भी हैं। 2021 में कदम रखते ही वो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। आइए जानते हैं कुछ उनके बारे में। एलन रीव मस्क, जिन्हें ज्यादातर लोग एलन मस्क या सिर्फ मस्क बुलाते हैं, एक विश्वविख्यात उद्योगपति, इंडस्ट्रियल डिजाइनर और इंजीनियर है। अंतरिक्षयान और रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स के संस्थापक, सीईओ, सीटीओ और मुख्य डिजाइनर होने के अलावा वो टेस्ला मोटर्स के सीईओ, बोरिंग कंपनी के संस्थापक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाली न्यूरालिंक और ओपन एआई कंपनियों के सह संस्थापक भी हैं। उन्होंने सोलर सिटी कंपनी को शुरू करने में मदद की थी। वो मस्क फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं। उन्होंने एक ओपन सोर्स तेज गति वाले परिवहन सिस्टम की परिकल्पना की है, जिसको हाइपरलूप के नाम से जाना जाता है और जिसके बनने से चंद मिनटों में ही लंबी दूरी की यात्रा तय की जा सकेगी। स्पेस एक्स अंतरिक्ष में मानव को भेजने की क्षमता रखने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी है। 2008 से टेस्ला के सीईओ रहे मस्क इस समय ऑटोमोबाइल कंपनियों में सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीईओ हैं। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनकी मां मे मस्क कनाडाई और दक्षिण अफ्रीकी मूल की एक मॉडल और डाइटिशियन है। उनके पिता एरल मस्क हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीकी मूल के इंजीनियर, पायलट और प्रॉपर्टी डेवलपर थे। उनके एक छोटे भाई हैं जिनका नाम किम्बल है और एक छोटी बहन है जिनका नाम टोस्का है। 1980 में अपने माता पिता के तलाक के 2 साल बाद मस्क ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया, जिसका उन्हें बाद में बहुत पछतावा हुआ। उनकी अपने पिता से नहीं बनती थी और इसीलिए बाद में वो दोबारा अपनी मां के साथ रहने चले गए थे। बचपन में मस्क के साथ के लोगों ने उनसे कई बार बुरा व्यवहार किया था। एक बार कुछ लड़कों ने उन्हें सीढ़ी से नीचे फेंक दिया था, जिस वजह से उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। मस्क ने बचपन में ही पढ़ने के शौक को अपना लिया था। फिर 10 साल की उम्र में कॉमोडोर VIC-20 कंप्यूटर का इस्तेमाल करते समय उन्हें कंप्यूटिंग में मजा आने लगा। उन्होंने खुद की किताबें पढ़कर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाया, जिसे उन्होंने पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन को $500 में बेच दिया। मस्क ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रिटोरिया के वाटरक्लूफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल, ब्रायंस्टन हाई स्कूल और प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से प्राप्त की। स्कूल खत्म करने के बाद मस्क के पिता चाहते थे कि वो प्रिटोरिया में ही कॉलेज की पढ़ाई करें, लेकिन तब तक मस्क ने अमेरिका जाने की ठान ली थी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि जितना भी उन्होंने देखा और सुना है, उसके हिसाब से अमेरिका एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी किया जा सकता है। मस्क को पता था कि कनाडा से अमेरिका जाना आसान था और इसीलिए उन्होंने अपनी कैनेडियन मूल की मां की तरफ से कनाडा का पासपोर्ट हासिल किया। फिर वो अपने पिता के मना करने के बावजूद जून 1989 में कनाडा चले गए। वहां जाने से पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया में 5 महीने की पढ़ाई की थी। कनाडा पहुंचने के बाद उन्होंने सीधे मस्क क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इस तरह वो दक्षिण अफ्रीका में अनिवार्य मिलिट्री सेवा करने से बच गए। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी ट्रांसफर स्कीम के तहत वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए, जहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में ड्यूल डिग्री हासिल की। 1994 में पढ़ाई खत्म करने के बाद मस्क ने सिलिकॉन वैली में पिनेकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रॉकेट साइंस गेम्स कंपनी में इंटर्न के रूप में काम किया और उसके अगले ही साल मस्क को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाइड फिजिक्स और मटेरियल साइंस में पीएचडी करने के लिए चुन लिया गया। पीएचडी शुरू करने के 2 दिन बाद ही उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और इंटरनेट क्रांति के दौर में अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया।
यहां एक मजेदार बात यह है कि इसी समय मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने वाली कंपनी नेटस्केप में काम करने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वहां से उन्हें कभी जवाब ही नहीं मिला। 1995 में मस्क और उनके भाई किम्बल ने ग्रेग कॉरी के साथ मिलकर Zip2 वेब सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी ने अखबारों के लिए इंटरनेट सिटी गाइड बनाई थी, जिसमें नक्शे, दिशाएं और फोन नंबर दिए गए थे। इन सभी की प्रोग्रामिंग मस्क ने खुद जावा लैंग्वेज में की थी। हैरान करने वाली बात यह है कि कंपनी के सफल होने से पहले मस्क के पास घर के किराए के लिए भी पैसे नहीं थे, इसीलिए वो ऑफिस में ही सोया करते थे। इतना ही नहीं, वो सिर्फ एक ही कंप्यूटर खरीद सकते थे, जिस वजह से वो रोज रात को उसी कंप्यूटर पर कोड लिखा करते थे और दिन में उसी कंप्यूटर से उनकी वेबसाइट चला करती थी। उनकी मेहनत तब सफल हुई जब न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून ने उनकी वेबसाइट का इस्तेमाल करना शुरू किया। उससे भी बड़ी सफलता उन्होंने तब हासिल की जब 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। उसके बाद मार्च 1999 में मस्क ने ईमेल के जरिए पेमेंट की सुविधा देने वाली कंपनी X.com शुरू की, जिसके लिए उन्होंने Zip2 को बेचने के बाद मिले $10 मिलियन का इस्तेमाल किया। एक साल बाद इस कंपनी का कॉन्फिनिटी के साथ मर्जर हो गया, जो बाद में पेपैल के नाम से पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा देने वाली प्रसिद्ध कंपनी बनी। मस्क मर्जर से बनी हुई कंपनी के पहले सीईओ और बाद में बोर्ड मेंबर बने रहे। अक्टूबर 2002 में पेपैल को ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिस वजह से मस्क को इस पूरी खरीदारी से $165 मिलियन का फायदा हुआ। 2001 में मस्क ने दुनिया को एक नए तरीके के अंतरिक्षयान मार्स ओएसिस का विचार दिया था। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह पर खेती करने के लिए धरती से ही एक विकसित यान को मंगल ग्रह भेजना था। मार्स ओएसिस को विकसित करने के लिए मस्क पहले रूस गए, जहां उन्होंने बेकार पड़ी नेपर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खरीदकर उसे अपने प्रयोग करने लायक अंतरिक्षयान में बदलने का विचार किया। शुरुआत में मस्क को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नौसिखिया समझा गया और उन्हें मिसाइल देने से मना कर दिया गया। लेकिन जब दूसरी बार मस्क को मिसाइल बेचने की पेशकश की गई तो उन्हें एक मिसाइल की कीमत बहुत ज्यादा लगी और उन्होंने उसे खरीदने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने अपने सपने को छोड़ा नहीं, बल्कि मॉस्को से वापस लौटते वक्त उन्हें लगा कि वो एक ऐसी कंपनी शुरू कर सकते हैं जो अंतरिक्ष में जाने के लिए अच्छी कीमत पर रॉकेट उपलब्ध करा सके। असल में उनका सपना एक ऐसी मानव सभ्यता का था जो अंतरिक्ष की यात्रा कर सके, और वे उसी दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल किया। पेपैल को बेचकर कमाई हुई रकम से उन्होंने मई 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन की शुरुआत की, जिसे स्पेस एक्स कहा जाता है। मस्क का मानना था कि अंतरिक्ष जाने में आ रही लागत को कम करने के लिए एक ही रॉकेट को बार बार इस्तेमाल करने लायक बनाना जरूरी है। अंतरिक्ष को जानने वाले ज्यादातर विशेषज्ञों के हिसाब से ऐसा करना या तो नामुमकिन था या गैर जरूरी, लेकिन मस्क की कंपनी ने इस पर काम जारी रखा और 22 दिसंबर 2015 को स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फर्स्ट स्टेज फैल्कन रॉकेट को लॉन्च पैड पर वापस लाने की तकनीक का प्रदर्शन किया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐसा पहली बार हुआ था जब लॉन्च किए हुए रॉकेट को धरती पर वापस लाया गया था। इस प्रयोग को 2016 में कई बार दोहराया गया और 2017 तक स्पेस एक्स ने 16 बार इस हैरतपूर्ण काम को अंजाम दे दिया था। इसके पहले 2011 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पेस एक्स को कमर्शियल क्रू डेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए फंडिंग दी थी। इसी के चलते स्पेस एक्स ने नासा के लिए ड्रैगन 2 यान का निर्माण किया, जिसमें इंसान भी जा सकते थे। फिर 2014 में नासा ने स्पेस एक्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने का ठेका दे दिया और 20 मई 2020 को स्पेस एक्स ने पहली बार ड्रैगन 2 यान से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक भेजने की यात्रा को
सफलतापूर्वक पूरा किया। इस तरह स्पेसएक्स ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने इंसान को अंतरिक्ष में भेजने और वापस धरती पर लाने की तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। मस्क ने कहा है कि वो 2040 तक मंगल ग्रह पर 80,000 लोगों की एक कॉलोनी बसाना चाहते हैं। स्पेसएक्स ने स्टारलिंक कॉन्स्टलेशन नामक प्रोजेक्ट पर भी काम करना शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भविष्य में उपग्रहों के जरिए दुनिया के हर कोने में सस्ती दरों पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में हजारों छोटे उपग्रह स्थापित किए जाएंगे। पिछले साल 60 उपग्रहों की मदद से धरती के एक कोने में इंटरनेट की सेवा शुरू कर दी गई और अगले कुछ सालों में इस तरीके की मदद से और भी जगहों पर इंटरनेट की सेवा देने की योजना है। इन सब उपलब्धियों के बीच मस्क की एक कंपनी सबसे ज्यादा चर्चा में रही है और वो है उनकी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला मोटर्स। टेस्ला को 2003 में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टापनिंग ने शुरू किया था। इस कंपनी में सीरीज ए फंडिंग के समय पर जब कंपनी अपने काम की शुरुआत तो कर चुकी थी, लेकिन बाजार में दूसरी कार कंपनियों के मुकाबले उतरने के लिए इसे बड़े निवेश की जरूरत थी। मस्क ने इसमें निवेश किया और 2004 में टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन बन गए। मस्क ने टेस्ला के रोडस्टर मॉडल के डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2008 में दुनिया भर में आए आर्थिक संकट के बाद मस्क टेस्ला के सीईओ बन गए थे। टेस्ला को लेकर मस्क की काफी लंबी सोच है, जो उनकी योजनाओं में दिखाई देता है। टेस्ला की कारों में ऑटो पायलट नाम का एक सिस्टम उपलब्ध है, जो गाड़ी चलाने में चालक की मदद करता है। फिलहाल इसके साथ चालक का होना जरूरी है, लेकिन भविष्य में मस्क की योजना कारों को पूरी तरह से खुद चलने में सक्षम बनाने की है। हालांकि एक हादसे के बाद इस प्रयोग पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसी तरह भविष्य में टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार के लिए लिथियम इयॉन बैटरी की जरूरत का पहले से ही अंदाजा लगाते हुए मस्क ने 2016 में पैनासोनिक के साथ साझेदारी में बैटरी बनाने के लिए गीगा फैक्ट्री 1 की शुरुआत की। गीगा फैक्ट्री 1 पूरी होने पर दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक होगी और मस्क का लक्ष्य है कि यह इमारत पूरी तरह सतत ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भर हो, यानी इमारत के इस्तेमाल के लिए सारी ऊर्जा वहीं उपलब्ध होने वाली सोलर, विंड या जियोथर्मल ऊर्जा हो। साल 2006 में मस्क की मदद से उनके कजन्स लिंडन रीव और पीटर रीव ने सोलर सिटी नाम की एक कंपनी की शुरुआत की थी। यह कंपनी सोलर पैनल डिजाइन करने, बनाने और लगाने का काम करती है। 2013 तक आते आते यह अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी। मस्क अपने आविष्कारों, बेबाक विचारों और अपनी निजी जिंदगी के घटनाक्रमों के चलते लगभग हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। उनका कहना है कि उनका लक्ष्य विज्ञान और तकनीक की सहायता से विश्व और मानव जीवन को और बेहतर बनाने का है। 20 नवंबर 2020 को फोर्ब्स ने उनकी कुल संपत्ति $126.2 बिलियन आंकी थी, जिसके अनुसार वो जेफ बेजोस के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं। अपने बेहतरीन और अलग कामों के लिए मस्क को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 2006 में उन्हें 150 साल से ज्यादा पुरानी यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का सदस्य नामित किया गया। 2007-2008 के अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के जॉर्ज लो अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। 2010 में दुनिया के एरोस्पेस रिकॉर्ड रखने वाली फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल ने मस्क को अपने सर्वोच्च अवार्ड FAI गोल्ड स्पेस मेडल से सम्मानित किया था। मस्क को आज दुनिया भर में एक सफल और अलग तरह के बिजनेस लीडर के रूप में देखा जाता है। उनके काम करने के तरीके के बारे में काफी कुछ लिखा गया है और निश्चित रूप से कुछ चीजें हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करती हैं। उनमें एक खास चीज है समस्याओं का सीधे सामना करने की उनकी आदत। उनके ज्यादातर प्रोजेक्ट दुनिया भर की समस्याओं को तकनीक की मदद से सुलझाने में लगे हुए हैं। यह माना जाता है कि मस्क किसी भी समय
अपनी कंपनी में वहीं मिलेंगे जहां सबसे बड़ी समस्या का सामना करने की कोशिश चल रही होगी, और फिर वो सभी के साथ उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कई बार कहा है कि उनके पास कोई डेस्क नहीं है, उनका काम वहीं होता है जहां उनकी टीम को उनकी जरूरत होती है। उनके इस तरीके की लोगों ने आलोचना और प्रशंसा दोनों की है। उन्हें कई बार हफ्ते में 120 घंटे तक काम करते हुए देखा गया है, और बहुत बार तो वो अपने ऑफिस में ही सो जाते हैं। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि वो हमेशा ही अपने ईमेल चेक करते रहते हैं, उस वक्त भी जब वो अपने बच्चों के साथ होते हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह टीम के साथ मिलकर सुझाव लेना, देना और फिर उस पर काम करना उनकी टीम के मनोबल को कई गुना बढ़ा देता है। मस्क की एक और खासियत है कि वो किसी भी असफलता को एक सबक मानते हैं। उनके हिसाब से अगर एक तरीका काम नहीं करता है तो दूसरे तरीके से काम करना चाहिए। मस्क का मानना है कि असफल होना भी एक विकल्प है। उन्हें लगता है कि अगर आप कभी असफल नहीं हो रहे हैं तो आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसे कि उनके स्पेसएक्स के रॉकेट बार बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने और उनकी टीम ने हार नहीं मानी और बार बार कुछ नया तरीका अपनाते हुए आखिर में कामयाबी हासिल कर ही ली। मस्क हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में रहते हैं। उनके हिसाब से हर काम पर मिली प्रतिक्रिया इंसान को अच्छा बनाने में मदद करती है। वो खुद भी हमेशा लोगों को सकारात्मक फीडबैक देते हैं और अपनी टीम को भी यही करने की सलाह देते हैं। उनके हिसाब से सकारात्मक फीडबैक एक इंसान, टीम और कंपनी के परिणामों को बेहतर बनाती है। मस्क हमेशा से ही एक लर्नर रहे हैं। बचपन से ही उन्हें हर रोज 2 अलग किताबें पढ़ने की आदत थी और उनकी सफलता का ज्यादातर श्रेय उनकी इच्छा शक्ति और सीखने की क्षमता को दिया जाता है। मस्क किसी की कार्य प्रणाली को समझने के लिए अपने इंजीनियर्स के साथ घंटों बिता देते हैं। उनके साथ काम करने वाले हमेशा कहते हैं कि वो लोगों से ज्ञान हासिल करने के लिए उन्हें पूरी तरह से निचोड़ कर रख देते हैं। मस्क को अपने विचारों और चीजों को नए तरीके से देखने के लिए कई बार परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। 2018 में उन्होंने ट्विटर पर अपने निजी अकाउंट पर लिख दिया था कि उन्हें टेस्ला मोटर्स को बेचने के लिए प्राइवेट फंडिंग मिल गई है। उसके चलते यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने उन पर इस तरह की गोपनीय जानकारी सार्वजनिक करने के आरोप में मुकदमा दायर कर दिया था। इस वजह से उन्हें कुछ समय के लिए टेस्ला के चेयरमैन का पद छोड़ना पड़ा था और उन्हें इस बात की भी हिदायत दी गई थी कि भविष्य में इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं चलेगा। कई लोगों ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मस्क के शब्दों के लिए उनकी तीखी आलोचना भी की थी। मस्क ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव समाज के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है और भविष्य में एआई और एआई से बनी हुई चीजों के दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल का मतलब शैतान को दावत देना होगा। उसके बाद फेसबुक के संस्थापक मार्क ज़ुकरबर्ग ने मस्क की ऐसा कहने के लिए कड़ी आलोचना की और कहा कि मस्क को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन एआई के बारे में इतना कुछ नकारात्मक कहने के बावजूद मस्क ने एआई के क्षेत्र में काम कर रही डीप माइंड और विकेरियस कंपनियों में निवेश किया। जनवरी 2015 में उन्होंने नॉन प्रॉफिट फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट को $10 मिलियन दिए थे। इस इंस्टीट्यूट का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना है। मस्क अपने इस कदम के बचाव में कहते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि एआई के अच्छे और बुरे प्रभाव क्या हो सकते हैं, ताकि वो बुरे प्रभावों को कम करके अच्छी चीजों पर ध्यान दे सकें। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो मस्क अपने भाई, बहन और मां के बहुत करीब हैं। उनके पिता से तलाक के बाद एक समय पर उनकी मां को घर का खर्च चलाने के लिए 4 जगह काम करना पड़ता था। बचपन में मस्क और उनके भाई बहन ने अपनी मां की इन कामों में बहुत मदद की और इस तरह मस्क को काम के प्रति समर्पण की सीख भी मिली। उनकी मां आज भी अपने मॉडलिंग और डाइटिशियन करियर में काफी सक्रिय हैं
उनके छोटे भाई किम्बल मस्क भी उन्हीं की तरह एक एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने मस्क के साथ Zip2 कंपनी की शुरुआत की थी। उनके भाई अमेरिका की प्रसिद्ध द किचन रेस्टोरेंट चेन के मालिक भी हैं। उन्होंने बिग ग्रीन फाउंडेशन के तहत अमेरिका के स्कूलों के बाहर आउटडोर क्लासरूम भी बनवाए हैं, जिन्हें वो लर्निंग गार्डन्स कहते हैं। किम्बल मस्क स्क्वायर रूट्स के चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ टेस्ला और स्पेसएक्स के बोर्ड के सदस्य भी। मस्क की बहन टोस्का कई फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों की निर्माता निर्देशक रह चुकी हैं। उन्होंने 2017 में स्ट्रीमिंग सेवा पैशन फ्लिक्स की शुरुआत की थी, जहां रोमांटिक उपन्यासों पर आधारित फिल्में और टीवी शो देखे जा सकते हैं। मस्क अपनी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के दौरान मिले थे और दोनों ने 2000 में शादी कर ली थी। उनके पहले बेटे की जन्म के 10 हफ्ते बाद ही एक बीमारी से मौत हो गई थी। बाद में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से उनके 5 बेटे हुए। 2008 में मस्क और विल्सन ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। अब दोनों अपने बच्चों की मिलकर देखभाल करते हैं। 2010 में मस्क ने इंग्लिश अभिनेत्री तलुला राइली से शादी की, लेकिन 2016 में काफी लंबी चली खींचतान के बाद दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद मस्क ने कैनेडियन संगीतकार ग्रीम्स को डेट करना शुरू किया। 4 मई 2020 को दोनों ने एक बेटे को जन्म दिया। एलन मस्क मस्क फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। इस फाउंडेशन का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित इलाकों में सौर ऊर्जा का सिस्टम लगाना है। मस्क फाउंडेशन ने 2010 में सोलर सिटी के साथ मिलकर अमेरिका के अलाबामा राज्य के तूफान से प्रभावित हिस्सों में 25 किलोवाट क्षमता के कई सिस्टम्स लगाए थे। जुलाई 2011 में इस फाउंडेशन ने सुनामी से प्रभावित जापान के सोमा शहर में सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट के लिए $2,50,000 दिए थे। एलन मस्क न सिर्फ खुद अच्छा काम करना चाहते हैं, बल्कि उनमें अपनी टीम से सबसे बढ़िया काम करवाने की काबिलियत भी है और उन्हें मिली अपार सफलता इसी बात की ओर इशारा करती है। उनकी लगातार कुछ नया सीखते रहने की चाह, चुनौतियों पर विजय पाने का दृढ़ निश्चय और नए तरीके से समस्याओं को सुलझाने का मनोभाव हम सभी को कुछ ना कुछ सिखाता है। मस्क का कहना है, मैं हमेशा आशावादी रहता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं वास्तविकता से दूर हूं। मैंने कामयाबी की उम्मीद में टेस्ला और स्पेसएक्स की शुरुआत नहीं की थी। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि इन कंपनीज का निर्माण जरूरी था। लोगों को वही करना चाहिए जिसके लिए वो भावुक है। ऐसा करने से उन्हें खुशी प्राप्त होगी और वो और भी बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे।